इतिहास में कई बड़े नाम हुए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सोचिए, एक ऐसा कमांडर जिसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना, और सिर्फ 32 साल की उम्र में उसने उस समय की सबसे बड़ी ताकत फारसी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। कहते हैं उसके जन्म के समय ही ये भविष्यवाणी हो गई थी कि वो एक दिन विश्व विजेता बनेगा। और कमाल की बात यह है कि वो बना भी। मतलब अपनी मौत तक उसने हर जमीन को जीत लिया था जिसके बारे में उस वक्त के यूनानी सोच भी सकते थे। अब देखिए, सिकंदर की असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग था। और इस दिमाग को तराशा था उस दौर के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तू ने। वो अरस्तू का सबसे काबिल शागिर्द था। अरस्तू ने उसे सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि तर्क, कूटनीति और किसी भी हालात को गहराई से समझने की कला सिखाई। और यही वो नींव थी जिस पर उसकी बेजोड़ मिलिट्री स्ट्रेटजी खड़ी हुई। और जरा इन आंकड़ों को देखिए, बस 12 साल, सिर्फ 12 सालों में उसने 12,000 मील का सफर तय किया। जानते हैं ये कितना है? ये आज के हिसाब से लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाने जैसा है। और इस दौरान उसने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया जो इससे पहले किसी ने देखा तक नहीं था। सच कहूं तो आज भी इस कारनामे पर यकीन करना मुश्किल होता है। तो सवाल यह है कि आखिर सिकंदर महान बना कैसे? कैसे एक नौजवान लड़के ने इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, सिकंदर की कहानी उसके युद्ध के मैदानों से नहीं बल्कि बहुत पहले शुरू हो जाती है। एक महान विजेता बनने की जो नींव थी वो उसके बचपन में ही रख दी गई थी। तो इस टाइमलाइन को देखते हैं। 356 ईसा पूर्व में एक शाही परिवार में उसका जन्म हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 13 साल की उम्र में, जब उसे गुरु के रूप में मिले अरस्तू। अरस्तू ने उसे राजनीति, दर्शन और युद्ध की कला में माहिर बनाया। और फिर 336 ईसा पूर्व में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। उसके पिता की हत्या कर दी गई। तब सिर्फ 20 साल के सिकंदर ने गद्दी संभाली और अपने रास्ते में आने वाले हर एक दुश्मन को बेरहमी से कुचलकर वो मैसेडोनिया का बेताज बादशाह बन गया। अब राजा बनने के बाद सिकंदर की नजरें मैसेडोनिया की सीमाओं से बहुत आगे देख रही थीं। उसका अगला निशाना था उस समय का सुपर पावर, फारसी साम्राज्य। और उसने अपने इस अभियान को कैसे पेश किया? एक सदी पहले ग्रीस पर हुए फारसी हमले के बदले के तौर पर एक नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया। अब यहां पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ थी सिकंदर की सेना, छोटी लेकिन मजबूत, और दूसरी तरफ फारसी राजा डेरियस तृतीय की विशाल सेना, जिसके पास ना तो सैनिकों की कमी थी, ना ही हथियारों और दौलत की। यह वाकई में डेविड और गोलियात की लड़ाई जैसा था। तो सवाल यह है कि उसने ये नामुमकिन काम किया कैसे? जवाब है उसकी शानदार रणनीति। उसने एक एक करके फारसी ताकत की कमर तोड़ी। सबसे पहले ग्रेनेकस की लड़ाई जीतकर एशिया में एंट्री की। फिर इसूस की लड़ाई में उसने सीधा राजा डेरियस को ही हरा दिया, जिससे फारसी सेना का हौसला पस्त हो गया। और उसकी दूरदर्शिता देखिए, उसने फारस की मजबूत नेवी से लड़ने के लिए समुद्र में जहाज नहीं उतारे, बल्कि जमीन से ही उनके सारे तटे बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। और फिर आई गौगामेला की लड़ाई। ये वो निर्णायक जंग थी जहां उसने फारसी सेना को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और आखिर में फारस की राजधानी परसेपोलिस को जलाकर उसने दुनिया को बता दिया कि अब एक नया बादशाह आ गया है। फारस तो अब उसका था, लेकिन सिकंदर की भूख कभी शांत नहीं हुई थी। उसकी नजरें अब पूरब की ओर थीं, भारत पर वो नहीं जानता था कि यहां उसका सामना अब तक की सबसे मुश्किल चुनौतियों से होने वाला था। भारत का माहौल उसकी सेना के लिए एक बुरे सपने जैसा था। एक तो ये कभी ना रुकने वाली मानसूनी बारिश, ऊपर से जानलेवा गर्मी और नमी जो सैनिकों को बीमार कर रही थी। और फिर युद्ध के मैदान में उनका सामना हुआ एक ऐसे हथियार से जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, युद्ध के हाथी। सोचिए, ये उस जमाने के जीते जागते टैंक थे। इन सब के लिए सिकंदर की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और यहीं भारत में उसका सामना हुआ एक बहादुर राजा पोरस से। झेलम नदी के किनारे एक भयंकर युद्ध हुआ। पोरस ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन आखिर में वो हार गए। अब जब उन्हें बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? और पोरस का जो जवाब था वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को आजाद किया, बल्कि उनका राज्य भी सम्मान के साथ लौटा दिया। लेकिन राजा पोरस के साथ हुई इस जंग ने सिकंदर की सेना को तोड़कर रख दिया था।
उसके सैनिक अब पूरी तरह से थक चुके थे। सालों से घर से दूर भारत के मुश्किल हालात में लड़ते लड़ते उनका हौसला जवाब दे गया था और आखिरकार व्यास नदी के किनारे इतिहास में पहली बार सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। दुनिया जीतने निकले सिकंदर को यहां आकर रुकना पड़ा। भारत से वापसी का सफर भी आसान नहीं था और इसके कुछ ही समय बाद सिकंदर की मौत हो गई। लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इतने कम समय में वो दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ गया जो आज भी जिंदा है। सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र में बेबीलोन में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। एक विजेता का ऐसा अंत। लेकिन उसकी मौत के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं हेलेनिस्टिक युग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिकंदर की जीतों ने ग्रीक कल्चर, भाषा और विज्ञान को पूरब की दुनिया से मिला दिया। पहली बार यूरोप और एशिया के बीच व्यापार और ज्ञान का एक ऐसा पुल बना जैसा इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि सिकंदर की लड़ाई भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये टाइमलाइन देखिए, बिल्कुल साफ है। सिकंदर की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस से हुई। इसके ठीक 3 साल बाद वो मर गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो उसके बाद लगभग 321 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। तो इन दो महान हस्तियों का आमना सामना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में सिकंदर की कहानी सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है। ये इस बात की मिसाल है कि एक इंसान का जुनून और महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया का भविष्य कैसे बदल सकती है, और ये हमें एक बहुत बड़े क्या होता अगर वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस दिन व्यास नदी पर सिकंदर की सेना ने हार ना मानी होती और वो आगे बढ़ जाता, तो आज हमारी दुनिया, हमारा इतिहास कैसा होता।